जब हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे ना 4 बजने के बाद आप बाय कर सकते हो। मालूम है सभी को। हाँ। नीरा जो होती है ये किसके लिए उपयोगी रहती है? पेट के लिए सबसे अच्छी रहती है ना। तो तोड़ने के बाद जो आप दालचीनी निकालते हो या तेज पत्ता तमाल पत्ता निकालते हो, निकाल के जब आप धूप में वगैरह सुखाने के लिए डालते हो ना, तो इसका स्मेल एकदम कम होता है। इसलिए ये कभी भी तोड़ने के बाद ये आपको छाव में डालना है सुखाने के लिए। ये इधर प्लांट्स है, आप बाय कर सकते हो। और इधर भी प्लांट्स है, आप बाय कर सकते हो। और ये वुडन चीज और ये वेजिटेबल्स है, वो भी ऑर्गेनिक। बड़ी मोटी भी। यहाँ पे वेट कीजिए आप सब। यहाँ पे आपको सेमी सर्कल पे खड़ा रहना है। पुढे या मॅम। नमस्ते, मेरा नाम कमलाकर है। मैं पूरा दिन आपके साथ रहने वाला हूँ। जहाँ पे आप आए हो ये किसी भी प्रकार का रिसोर्ट या होटल्स नहीं है, ये एग्रो टूरिज्म है। एग्रो टूरिज्म को मराठी में कृषि पर्यटन केंद्र ऐसे कहा जाता है। और ये जो अपने सगुना बाग का जो एरिया है, ये 55 एकड़ का एरिया, 55 एकड़ का एरिया है। तो जो हम लोग शुरुआत करेंगे, ये आपकी शुरुआत जो रहेगी या एग्रो टूर से रहेगी। एग्रो टूर में आपको फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या मेडिसिन प्लांट्स वगैरह रहते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एग्रो टूर हो जाने के बाद यहाँ पे हनी बी का डेमो दिखाया जाता है, क्योंकि अपने सगुना बाग में 10-12 प्रकार की हनी निकाली जाती है। हनी कैसे निकाली जाती है उसके बारे में आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हनी बी का डेमो देखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लव बर्ड्स वगैरह है, आपके हाथ के ऊपर फीडिंग के लिए फूड दिया जाता है। फूड देने के बाद जो भी लव बर्ड्स वगैरह रहते हैं, ये आपके हाथ के ऊपर आके बैठते हैं। तो ये आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लव बर्ड्स देखने के बाद यहाँ पे स्नेक भी है, तो आपको स्नेक को टच करना होगा तो टच कर सकते हो, या हाथ में लेना हो तो हाथ में ले सकते हो। ये स्नेक देखेंगे। स्नेक देखने के बाद यहाँ पे म्यूजियम का ओपनिंग हुआ है, तो म्यूजियम में जूना पुराना जो कुछ भी रखा है वो आप देख सकते हो वहाँ पे। ये सब कुछ देखने के बाद आगे चल के हमें सबको जूस पीना है। जूस पीने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वहां जाएंगे और वहां पे लोटस और वाटर लिली में डिफरेंस जान के लेंगे। और यहाँ पे अपने सगुना बाग में पर्ल कल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मोती कैसे तैयार होता है ना, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये सब देखने के बाद 12:30 पौने 1 बजे आज मल्लखांब का प्रोग्राम रहेगा। मल्लखांब सबको मालूम है, क्योंकि ग्रामीण भाग के जो बच्चे रहते हैं अपने सगुना बाग में यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मतलब अपने सगुना बाग में मल्लखांब प्लस कबड्डी का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये मल्लखांब देखेंगे। मल्लखांब देखने के बाद यहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है। आप आते समय जो पॉन्ड देखे होंगे वो सब आर्टिफिशियल पॉन्ड है, उसमें 6 टाइप के फिश है। तो पॉन्ड में ड्रैगनेट डाला जाता है, ड्रैगनेट डालने के बाद उसको खींचा जाता है। खींचने के बाद जितने सारे फिश उस नेट में फंसते हैं वो आपको बाहर निकल के उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये सारे फिश जो रहते हैं ये मीठे पानी के फिश रहते हैं। तो फिश कौन से रहते हैं? रोहू, कटला, सिपराना, चाइनीज का, पिराना, तिलापिया। ये सारे फिश आपको बाहर निकल के उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक एक फिश 7-8 किलो तक एक फिश है। फिश को टच करना होगा तो टच कर सकते हो, या हाथ में पकड़ना हो तो हाथ में पकड़ सकते हो। ये फिश देखने के बाद फिर से हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे अपना शॉप है, शॉप के बाजू में सबको कोकम जूस पीना है। कोकम जूस पीने के बाद हमें स्विमिंग के लिए रिवर जाना है। आप में से किसी को भी स्विमिंग के लिए जाना हो तो कॉमन वॉशरूम वगैरह या आपका रूम का बुकिंग रहेगा तो आप चेंज कर सकते हो। चेंज करके आप स्विमिंग के लिए रिवर जा सकते हो। स्विमिंग में आपका वहाँ पे वाटर बफेलो राइड होगा, और पेड एक्टिविटी में आप कायाकिंग वगैरह वहाँ पे कर सकते हो। वहां से आने के बाद जहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट लगा था वहां पे आपका लंच लगेगा। लंच कीजिए, लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। 3:30-4 बजे सामने वहां पे चाय कॉफी लगेगी। चाय कॉफी पीना है। चाय कॉफी पीने के बाद हमें पैडल बोटिंग और वॉटर ट्रैकिंग के लिए जाना है। ये सब आपकी पैकेज वाले एक्टिविटीज है। वहां से आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पेड एक्टिविटीज है, और जिपलाइन, आर्चरी, सेगवे, बुलक कार्ट, गो कार्ट या राइफल शूट वगैरह। आपके पास जो फ्री टाइम रहेगा उस फ्री टाइम में ये पेड एक्टिविटीज कभी भी कर सकते हो। ये पूरे दिन का ये शेड्यूल रहने वाला है। हर एक ग्रुप को मेरा नंबर लेना है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे कॉल कर सकते हो। और 4 बजने के बाद हमें पैडल बोटिंग के लिए आगे जाना है तो मुझे कॉल कर सकते हो। तो ये जो बोटिंग जो रहती है गाइड भी ना, वहाँ पे बोटिंग नहीं होती। तो हर एक ग्रुप को मेरा नंबर लेना है। और आप सबको एग्रो टूर में इंटरेस्ट है? एग्रो टूर में इंटरेस्ट है क्या सबको? एग्रो टूर की जो शुरुआत रहेगी तो यहाँ से ही होती है। आप सबको बाम्बू की ट्री सबको मालूम है, सुना होगा ना सबने। अपने सगुना बाग में 6 टाइप के बाम्बू है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।
जहाँ पे आपने ब्रेकफास्ट किया था, देखिए सबसे मोटा बाम्बू देखा होगा ना, ये बाम्बू आपने कहाँ पे देखा है? ये बाम्बू आपने कहाँ पे देखा है? ये बाम्बू आपको कहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा। इस बाम्बू का नाम है जायंट बाम्बू कहा जाता है। इस बाम्बू की जो फार्मिंग रहती है ये ज्यादातर आसाम में की जाती है। ये बाम्बू जो है आपको आसाम में दिखाई देगा और दूसरी जगह खाली अपने सगुना बाग में ये आपको बाम्बू दिखाई देगा। नाम है इसका जायंट बाम्बू। इस बाम्बू की जो फार्मिंग इस बाम्बू की जो हाइट रहती है ना, ये 80-90 फीट तक इस बाम्बू का हाइट हो जाती है। और इस बाम्बू का जो उपयोग है ये खाली डेकोरेशन के लिए इस बाम्बू का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बाम्बू आकार में बड़ा है लेकिन ये पूरी तरह से खोखला रहता है ना, इसलिए इस बाम्बू का जो उपयोग है ना, ये खाली डेकोरेशन के लिए इस बाम्बू का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो बारिश के टाइम जो रूट्स में से जो बांस बाहर निकलते हैं ना, उससे अपने सगुना बाग में ज्यादातर पिकल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं और सब्जी भी तैयार की जाती है। और ये जो बाम्बू ये बहुत तेजी से बढ़ता है बाम्बू। बारिश के टाइम ये 24 आवर्स में ये जो बाम्बू है ना, ये 4-5 दिन से बढ़ता है। नाम है इसका जायंट बाम्बू। और दूसरा बाम्बू है मेरे बैक साइड में, इसका नाम है गोल्डन बाम्बू। ये बाम्बू दिखने में येलो कलर का है, इसलिए इस बाम्बू को गोल्डन बाम्बू कहा जाता है। इस बाम्बू की जो हाइट रहती है ये 30-35 फीट तक इस बाम्बू की हाइट हो जाती है। और इस बाम्बू का भी जो उपयोग है ना, जो बारिश के टाइम जो रूट्स में से जो बांस बाहर निकलते हैं उससे ज्यादातर पिकल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये जो बाम्बू है ना, ये जायंट बाम्बू से ये बाम्बू बहुत तेजी से बढ़ता है। बारिश के टाइम ये 24 आवर्स में ये 7-8 दिन से बढ़ता है। नाम है इसका गोल्डन बाम्बू। और तीसरा बाम्बू आपके बैक साइड में, इसका नाम है मानग्या। पे बापा की मूर्ति देखी होगी आप सभी ने, वहां पे जो मामा बैठे, जो टोकरी वगैरह जो लैंप वगैरह वहां पे बेसी बाम्बू से तैयार किए गए। नाम है उसका मानग्या बाम्बू। और चौथा बाम्बू आपके बैक साइड में, उसका नाम है काटेरी बाम्बू। इस बाम्बू को काटा रहता है, इस बाम्बू को काटेरी बाम्बू कहा जाता है। जो अपने सगुना बाग का जो 55 एकड़ का एरिया है ना, तीनों साइड से रिवर है, इसलिए इस बाम्बू को रिवर के साइड में लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि इस बाम्बू की जो रूट्स रहते हैं ये 15-20 फीट तक ये फैले रहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी पकड़ने का काम करता है। और यहाँ पे जितने सारे आपको शेड्स वगैरह दिख रहे हैं वो सभी इसी बाम्बू से तैयार किए गए हैं। नाम है इसका काटेरी बाम्बू कहा जाता है। और जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह रहते हैं, स्कैप फोल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा इसी बाम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। नाम है इसका काटेरी बाम्बू। और जो 5वां बाम्बू रहेगा इस साइड में नहीं है, वो उस साइड में, उस बाम्बू का नाम है मेज बाम्बू। यहाँ पे मेज बाम्बू किसी ने सुना है? जैसे ऊँट कैसा भरा हुआ रहता है पूरा, वैसे वो बाम्बू पूरा ही भरा हुआ रहता है। उस बाम्बू का जो उपयोग रहता है ये ज्यादातर फर्नीचर्स वगैरह, चेयर्स वगैरह बनाने के लिए उस बाम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। उस बाम्बू की एक भी डंडी आप खरीदने जाओगे 20-25 फीट की, उसकी जो कीमत रहती है ना, ये 300-400 रुपए एक डंडी की कीमत रहती है। इतना महंगा बाम्बू है। नाम उसका मेज बाम्बू। जो छठा बाम्बू रहेगा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और एक मेडिसिन प्लांट है, देखिए आपके सामने। आप गाँव जाते हो? आप गाँव जाते होंगे तो ये फार्मिंग के बाजू में आपको ये मेडिसिन प्लांट दिखाई देगा। किसी को मालूम है ये? टच मी नॉट नहीं है मैम, ये वैसे ही है, दिखने में आपको वैसे ही दिखाई देगा। इसका नाम इसे मराठी में भूमिया आंवला ऐसे कहा जाता है और हिंदी में इसे भूमिया आंवला कहा जाता है। भूमि मतलब ये जमीन, क्योंकि ये जमीन के बाहर अपने आप बाहर निकलने वाले एक मेडिसिन प्लांट है, इसलिए इसको भूमि आंवला कहा जाता है। इसके जो पत्ते हैं आपको टचमिनॉट जैसे इसके पत्ते, और जो इमली के जो पत्ते रहते हैं उसके जैसे इसके पत्ते। लेकिन आंवला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मेडिसिन प्लांट के जो पत्ते हैं ना, उसके बैक साइड में जो आपको फ्रूट दिखाई देंगे ये आपको आंवला जैसे दिखाई देंगे। लेकिन जो आंवला रहता है वो खाने में आपको खट्टा लगता है, लेकिन इसके जो फ्रूट रहते हैं ये खाने में आपको कड़वा लगेंगे। लेकिन जो कड़वा रहता है वो सेहत के लिए अच्छा रहता है, जो मीठा रहता है वो सेहत के लिए हानिकारक रहता है। और इस मेडिसिन प्लांट का जो उपयोग है ना, जिनको जब जॉन्डिस वगैरह जब होता है ना, उस टाइम इसके खाली पत्ते फ्रूट लेने के मिक्सर में खाली इसका जूस करके आप पियेंगे ना, तो जॉन्डिस वगैरह रहता है ये 2-3 दिन के अंदर पूरा ही बंद हो जाता है। ओके, नाम है इसका भूमि आंवला। आपको टेस्ट करना होगा आप टेस्ट कर सकते हो। कौन करेगा? डाउट असेल तर पहिल्यांदा मी करतो। जॉन्डिस साठी टेस्ट कर सकते हो। खट्टा लेने का कड़वा बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए ना आपको? हाँ, देखिए आप सब गाँव जाते होंगे, तो गाँव में जो हम लोग खेती करते हैं वो कौन से तरीके से खेती करते हैं? गाँव में जो खेती करते हैं वो कौन से तरीके से हम लोग गाँव में खेती करते हैं? पारंपरिक दौरा, मतलब जूने सिस्टम से हम लोग गांव में खेती करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है ये SRT सिस्टम से। SRT मतलब सगुना राइस टेक्निक। क्योंकि यहाँ के जो बड़े ऑनर है उनका नाम है चंद्रशेखर हरिभाऊ बरसावले। ये बहुत बड़े कृषि भूषण है, कृषि रत्न है। उन्होंने SRT सिस्टम निकाली है। तो मैं आपको SRT सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन देने से पहले जो आप गाँव में खेती करते हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो खेती की जाती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जब आप गांव जाते होंगे आपके पास खेती रहेगी तो पहले आप क्या करेंगे? पहले तो पूरे खेत में आप ट्रैक्टर घुमाएंगे। ट्रैक्टर घुमाने के बाद समझो आपको राइस की फसल निकालनी हो, तो राइस क्या किया जाता है? ऐसे फेंका जाता है, बराबर। राइस फेंकने के बाद 1-1.5 फीट होने में कितने दिन लगते हैं? 1 महीना लगता है। 1 महीना हो जाने के बाद जो राइस रहता है इसे फिर से बाहर निकाल जाता है, फिर से वहां पे ट्रैक्टर घुमाया जाता है। बाद में जो राइस रहता है इसे लगाया जाता है।
लगाने के बाद राइस तैयार होने में 90-100 दिन लगते हैं, बराबर। 90-100 दिन हो जाने के बाद जो राइस कट किया जाता है, बाद में आपको राइस मिलता है। तो आपने समझो 1 एकड़ जब जमीन लगाते हो, उसमें जो आपका खर्चा रहता है ना, वो 40-45 हजार रुपये आराम से खर्चा होता है, क्योंकि उसमें मैन पावर सबसे ज्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पे जो खेती की जाती है SRG सिस्टम से, उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो पूरे खेत में ट्रैक्टर घुमाया जाता है। ट्रैक्टर घुमाने के बाद यहाँ पे जो खेती की जाती है सेमी ऑर्गेनिक से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बफेलोज वगैरह रहते हैं, उनका जो भी सूखा हुआ गोबर मिलता है ना, वो सभी खेत में डाला जाता है। डालने के बाद आपको 1 मीटर के यहाँ पे बेड दिखाई देंगे, 1 मीटर के आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ठिबक यहाँ सिंचन। पे। हाँ, ठिबक सिंचन। तो 1 मीटर के बेड तैयार किए जाते हैं। उसी प्रकार का एक लोखंड का साचा है। तो इस प्रोसेस में आपको खाली 5-6 लोग लगते हैं। जो साचा रहता है इस बेड के ऊपर रखा जाता है। जो 2 लोग रहते हैं ना, साचे तो खाली होल गिराते जाएंगे, और पीछे के 3-4 लोग रहते हैं, होल के अंदर शीट्स वगैरह डाल के वो मिट्टी से बंद किया जाता है। ये प्रोसेस आपको खाली एक ही बार करना पड़ता है, इसलिए आपका जो खर्चा रहता है 1 एकड़ के पीछे, ये खाली 35-30 हजार रुपये अपना खर्चा होता है। और जैसे पारंपरिक खेती में साल में 5-6 बार आपको ट्रैक्टर घुमाना पड़ता है, वैसा SRD सिस्टम में आपने एक बार एक बेड तैयार किया ना, तो 7-8 साल तक आपको ट्रैक्टर वगैरह घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका बहुत बड़ा खर्चा बचता है। और जैसे पारंपरिक खेती में साल में 2 बार फसल निकल जाती है, वैसे SRD सिस्टम में यहाँ पे साल में 3 बार फसल निकल जाती है। तो बारिश के टाइम यहाँ पे पूरी जगह पे 7-8 प्रकार का राइस लगाया जाता है। ब्राउन राइस सबको मालूम है, ब्राउन राइस को मराठी में गोविंदभोग कहा जाता है। तो ब्राउन राइस की जो फार्मिंग रहती है, ये ज्यादातर मणिपुर में की जाती है, दूसरी जगह खाली अपने सगुना बाग में ब्राउन राइस की खेती की जाती है। तो बारिश के टाइम यहाँ पे पूरी जगह पे 7-8 प्रकार का राइस लगाया जाता है। राइस की फसल निकलने के बाद जो विंटर सीजन लगता है, उस विंटर सीजन में बाजार में जो भी आपको वेजिटेबल जो सब्जियां मिलती है, वो सभी यहाँ पे लगाई जाती है। और सनफ्लावर की भी यहाँ पे खेती की जाती है। ये सब निकालने के बाद जो समर सीजन लगता है, उस समर सीजन में यहाँ पे ग्राउंड नट्स वगैरह, लेडी फिंगर्स वगैरह, स्वीट कॉर्न वगैरह, ऐसी फसल निकल जाती है। जो कुछ भी यहाँ से निकलता है अपने खेत में से, ये आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में सब यूज होता है। और ये ग्रामीण कृषि पर्यटन केंद्र है, मतलब ये विलेज में आता है। तो ये पूना और मुंबई के सेंटर में एक ही ऐसा एग्रो टूरिज्म है, जिसकी जो शुरुआत है ये 1985 में हुई है, और ये अपने इंडिया का पहला एग्रो टूरिज्म है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ के जो बड़े ऑनर है, ये बहुत बड़े कृषि भूषण है, उनका जो लड़का है चंदन बरसोले, उनको नेशनल टूरिज्म का अवार्ड भी मिला हुआ है। और अपने सगुना बाग में 300-350 प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक और सीजन वाइज। सारे प्रोडक्ट वहां पे बेचने के लिए रहते हैं अपने शॉप में। और बाहर एक टेस्टिंग काउंटर है, आपको कुछ भी खरीदना हो तो आप पहले टेस्ट कर सकते हो, अच्छा लगा तो अपने शॉप में से खरीद सकते हो। जैसे अपने सगुना बाग में अपना शॉप है, वैसे डोंबिवली, ठाणे और दादर में भी अपने शॉप से जो प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, वही प्रोडक्ट वहां पे बेचने के लिए रखे हुए हैं। ओके, आपको कुछ भी डाउट रहेगा फार्मिंग के बारे में तो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो। ओके, यहाँ पे ये मूंग की खेती है, जो ग्रीन वाला मूंग रहता है ना, आप घर में खाते हो, आप टेस्ट कर सकते हो। मूंग दाल ग्रीन वाला देखिए आपके सामने एक पॉइजनस ट्री है, इसे इंग्लिश में ग्लिसरीडिया कहा जाता है और मराठी में इसे गिरी पुष्प कहा जाता है। इसके जो पत्ते आपको कड़ी पत्ता जैसे इसके पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन ये कड़ी पत्ता नहीं है, एक पॉइजनस ट्री है। और इस ट्री का जो इस्तेमाल है ना, ये ज्यादातर खेती के बाजू में इस ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल, इस पत्ते का जो इस्तेमाल है ना, ये ज्यादातर बारिश के टाइम किया जाता है। ये बारिश के टाइम क्यों किया जाता है? क्योंकि बारिश के टाइम यहाँ पे पूरी जगह पे राइस की फार्मिंग की जाती है। और जब आप राइस लगाते हो तो राइस को खाने के लिए अपने खेत में कौन सा कीड़ा रहता है? क्रैप्स वगैरह रहते हैं, रैट्स वगैरह रहते हैं। जो कुछ भी अपने राइस लगा रहते हैं उसको आके खा सकते हैं ना। तो इस ट्री के आप टहनी तोड़ के फार्मिंग के साइड में जब डालते हो ना, तो रैट्स क्रैप्स वगैरह अंदर नहीं आते, क्योंकि ये पॉइजनस है। और इस ट्री के अंदर जो नाइट्रोजन का जो प्रमाण होता है ये 48% रहता है, इसलिए इसको ज्यादातर खेती के बाजू में लगाया जाता है। और ये जो ट्री है बहुत तेजी से बढ़ता है। बारिश के टाइम इसकी 3-4 फीट की भी आप एक टहनी लगाओगे और अगले 5-6 महीने बाद देखने जाओगे ना, तो ये 7-8 फीट तक तैयार हो जाएगी, इतना तेजी से ये ट्री बढ़ता है। और इस ट्री का जो इस्तेमाल है, जो पत्ते हैं जब ये सूखते हैं ना, तो इस पत्ते का जो इस्तेमाल है ना, जो वर्मी कंपोस्ट सबको मालूम है, मराठी मध्ये आपण गांडूळ खत असं बोलतो, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सूखे हुए पत्ते का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नाम है इसे इंग्लिश में ग्लिसरीडिया और मराठी में इसे गिरीपुष्प कहा जाता है। ओके, आइए
तू म्हणे जाऊ बरोबर। ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए मेरे लेफ्ट साइड में जो आपको ट्री दिख रहा है, ये खजूरी सिंधी का ट्री है। जो आपको बाजार में जो खजूर मिलते हैं वो कैसे बड़े रहते हैं, लेकिन इस ट्री को जो खजूर आते हैं ना, ये एकदम छोटे रहते हैं। इसको जो फ्रूट रहते हैं पहले ग्रीन, बाद में येलो होते हैं। जैसे वो ब्राउन ब्लैक में तो आपको खाने में मीठे लगते हैं। और इस ट्री से नीरा मालूम है सभी को? हाँ नीरा जो रहती है ये किसके लिए उपयोगी रहती है? पेट के लिए सबसे अच्छी रहती है। तो नीरा जो रहती है इसी ट्री से निकाली जाती है। लेकिन एक ताड़ का ट्री रहता है, देखिए 80-90 फीट का रहता है। उससे क्या मिलती है? ताड़ी मिलती है। और उसका एक फ्रूट रहता है, उसे ताड़ गोला कहा जाता है। उससे ताड़ी मिलती है आपको। लेकिन इस ट्री से नीरा निकलती है। और नीरा कैसे निकल जाती है? इस ट्री का जो बीच वाला कोम रहता है ना, उसको एक होल गिराया जाता है। होल गिराने के बाद शाम के टाइम उसको एक मटका बांधा जाता है। मटका बांधने के बाद जो बूंद बूंद उसमें गिरती है वो आपको नीरा मिलेगी। लेकिन नीरा कैसे मिलेगी आपको? सनराइज पढ़ने से पहले आप निकालोगे तो आपको नीरा मिलेगी। और सनराइज पढ़ने के बाद आप निकालने जाओगे ना, तो उसमें अल्कोहल जाके वो तैयार होती है ताड़ी। और इस खजूरी सिंधी का जो कांटा आपको दिख रहा है, ये बहुत शार्प रहता है। आपके स्किन में लॉक वगैरह हो गया तो डायरेक्टली पॉइजन भी पकड़ सकता है, इतना डेंजर कांटा रहता है। और जब ये आपके स्किन में टच होता है और उसको आप बाहर निकलते हो ना, तो इस कांटे की जो सूजन रहती है, ये 3-4 दिन तक इस कांटे की सूजन नहीं जाती। नाम है इसका खजूरी सिंधी। ओके। और राइट साइड में जो आपको ट्री दिख रहा है, मलबेरी सबको मालूम है। इंग्लिश में इसे मलबेरी कहा जाता है और हिंदी में शेतुत या मराठी में इसे तुती कहा जाता है। इस ट्री के ऊपर जो सिल्कवर्म, जो रेशम कीड़े जो रहते हैं ना, इस ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा रहते हैं। और इस ट्री का जो फ्रूट रहता है, ये पहले ग्रीन, बाद में रेड होता है। रेड आपको खाने में खट्टा लगता है। जैसे ये ब्लैक होता है, ये आपको खाने में मीठा लगता है। और ये जो फ्रूट है ना, ये ब्लड शुद्ध करने के भी काम करता है और ब्लड बढ़ाने के भी काम करता है। नाम है इसको इंग्लिश में मलबेरी कहा जाता है। ओके, आइए आगे। आंबळे तुमच्या त्या झाडावर काय बोलता? नाही हे दाखवलं. मी हे इकडे दाखवतोय मी. हे नाहीये, हे जंगली एक ट्री है मैम। देखिए आपके सामने एक बकेट है और एक लैंप है। इसे इंग्लिश में लाइट ट्रैप कहा जाता है और मराठी में इसे प्रकाश सापड़ा कहा जाता है। इस लाइट ट्रैप का जो उपयोग है ना, ये ज्यादातर बारिश के टाइम किया जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम यहाँ पे पूरी जगह पे राइस लगाया जाता है। और जब आप राइस लगाते हो तो राइस को खाने के लिए अपने खेत में जो कीड़ा रहता है ना, उस टाइम इस लाइट ट्रैप का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये कैसे किया जाता है? जब आजू बाजू सब लाइट्स वगैरह बंद हो जाती है ना, तभी ये जो लैंप्स है ये रात के टाइम जलाया जाता है। और इस बकेट में पानी रहता है और जो कीटनाशक जो दवा रहती है इसमें डाली जाती है। तो जब आजू बाजू सब लाइट्स वगैरह बंद हो जाती है तभी ये लैंप जलाया जाता है। जलाने के बाद राइस के ऊपर जो छोटा मोटा जो कीड़ा रहता है ना, इस लाइट के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं कीड़े। अट्रैक्ट हो जाने के बाद सब कीड़े जो रहते हैं इस पानी में पड़ के वो मर जाते हैं। तो अपने खेती करने वाले जो लोग रहते हैं, जो तो 2-3 दिन में आके ये चेक करते हैं कौन सा कीड़ा अच्छा है, कौन सा कीड़ा खराब है। उस हिसाब से यहाँ पे राइस के ऊपर स्प्रेइंग वगैरह किया जाता है। मराठी में अपन फवारणी वगैरह से बोलता हूँ। नाम है इसे इंग्लिश में लाइट ट्रैप और मराठी में इसे प्रकाश सापड़ा कहा जाता है। आइए, कैसे चलाते? लाइट ऑन करने का मैम खाली, और इसके अंदर पानी रहता है। मर जाता सन के वो थ्रू जो है। नहीं, रात के टाइम, रात के टाइम बोलो। आपको टेस्ट करना होगा तो यहाँ पे आइए। हाँ आय तो टेस्ट से और तो काढण्यात का तिथे आइए। तुमच्या गावाला कोकणात आहे हा सगळीकडे आहे भुईमुगाच्या. आपण रोज वापरतो ना भाजीला. नाही नाही शेत आमच्या गावाला आहे शेत तुमच्या गावाला आहे. हा समजा तुमचं गावच आहे असं घेऊन हा. समजून एक एक खावा. एक एक घ्या निकल रहे, निकल के इनको धोया जाएगा। धोने के बाद यहाँ पे वेजिटेबल सब्जियों का जो शॉप लगा है ना, वहाँ पे बेचने के लिए रहेंगे आप। हा सर दुसरी द्या ना खराब नाही झाली. दुसरे हे घेऊन जाऊ तुमच्याकडे. तेच शेंगा काढतात ते. अच्छा देखिए अपने सगुना बाग में ना, यहाँ पे 4 टाइप के ऑयल निकल जाते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा, इसेंशियल द्वारा। तो जैसे गांव में देखिए भट्टी द्वारा शराब वगैरह निकाला जाता है। गांव में जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो भट्टी द्वारा शराब वगैरह निकालते हैं। लेकिन अपने सगुना बाग में भी भट्टी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे शराब नहीं निकल जाती। यहाँ पे 4 टाइप का ऑयल निकल जाते हैं। एक तो यूकॅलिप्टस सबको मालूम है, नीलगिरी कहा जाता है। और एक लेमन ग्रास, गवतीच्या वेटीवर वाळा गवत किसी को मालूम है? हाँ, और एक रोज ऑयल। ये 4 टाइप को यहाँ पे ऑयल निकाल जाते हैं। क्योंकि अभी ये भट्टी बंद है तो इनके खाली मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। यूकॅलिप्टस ऑयल का जो उपयोग है ना, जब बच्चों को सर्दी कोल्ड वगैरह होता है उस टाइम उस ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अपना भी कभी भी सर्दी वगैरह दुखता है तो हम लोग भी उस ऑयल का उपयोग कर सकते हो।
लेकिन लेडी जो मेहंदी वगैरह निकलती है ना, ये कलरिंग आने के लिए सबसे ज्यादा उस ऑइल का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो ऑइल है ये लेमन ग्रास, मराठीमध्ये आपण गवती चहा असं बोलतो। उस ऑइल का जो उपयोग है ना, जो आप दिन भर काम करते हो, जब स्ट्रेस वगैरह जब होता है ना, तो रात से सोने के टाइम पीलियों को खाली उसके 3-4 बूंद लगाइए, अच्छे से नींद आने के लिए उस ऑइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और वेटिवर ऑइल का जो उपयोग है ना, ये नहाने के पानी में उसके 3-4 बूंद डालिए, आपके बॉडी के ऊपर जो डार्क स्पॉट पिंपल्स वगैरह उठते हैं ना, ये कम करने के लिए हेल्प करता है। और जो बॉडी जो रहती है ये दिन भर ठंड रखने का काम करता है। और वेटिवर के जो रूट्स रहते हैं ये पीने के पानी में डाले जाते हैं, तो क्या होता है, पानी ठंडा भी होता है और पानी की जो टेस्ट रहती है वो भी चेंज हो जाती है। और कूलर के बैक साइड में जो रूट्स रहते हैं ये वेटिवर के रहते हैं, इसलिए जो कूलर जो हवा बाहर फेंकता है ये ठंडा हवा बाहर फेंकता है। और चौथा जो ऑयल है रोज ऑयल, रोज ऑयल का जो उपयोग है ना, ये आप रूम फ्रेशनिंग करने के लिए उस ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। आपको स्मेल लेना हो तो आप स्मेल ले सकते हैं। ये मेरे ख्याल से ये लेमन ग्रास का ऑयल रहेगा। स्मेल लेना हो तो हाथ ऐसे करना। ये सब ओरिजिनल ऑयल है। उस टाइम भी लेमन ग्रास और यूकैलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, तो घर में अच्छा स्मेल वगैरह स्मेल साठी चांगला। रूम फ्रेशनर रूम वापरतो फ्रेशनर त्याच्यासाठी ऑयल बेस्ड ऑयल उसके साइड में सगुना फार्म फ्रेश करके शॉप है। अच्छा ओके। सभी शॉप का नाम है डोंबिवली, ठाणे और दादर में जो शॉप है। सिर्फ मैंगो ही मिलती है कि नहीं नहीं, जो मैंने बताया ना आपके 300-350 प्रकार के जो प्रोडक्ट है ना, वो सभी वहाँ पे मिलते हैं। और जो अभी सीजन है ना आम का या जैकफ्रूट का, वो सब वहाँ पे भी बेचते हैं। ये नहीं मिलता। ये इंसुलिन क्या फ्रूट बोल रहे हैं, क्या इंसुलिन द प्लांट प्लांट्स यहाँ पे है मैम। ओके। तेव्हा तिथे समोर बघा हाँ नाही ना संपले म्हणतात नाही काढत असले तर आता का नाही बाल्टी भरून आपके सामने ट्री दिख रहा है, ये सिनेमन का ट्री है, दालचीनी का ट्री है। आप सबको मालूम है कि दालचीनी की खेती है कहाँ पे की जाती है। दालचीनी की खेती है केरला में की जाती है, दूसरी जगह श्रीलंका दार्जिलिंग में भी की जाती है। और अपने सगुना बाग में 1 एकड़ में इसकी फार्मिंग की है। लेकिन ये जो ट्री है ना, जब केरला में लगाया जाता है तो ये 15-20 फीट होने के लिए, मतलब तोड़ने लायक होने के लिए केरला में 3-4 साल लगते हैं। लेकिन अपने सगुना बाग में 1 एकड़ में इसकी फार्मिंग की है, तो ये 15-20 फीट होने के लिए, मतलब तोड़ने लायक होने के लिए यहाँ पे 7-8 साल लगे। ये सब क्लाइमेट मड मिट्टी की वजह से होता है। और इस ट्री के हमें 3 फायदे। वैसे एक ट्री ऐसा रहता है उससे खाली हमें तमाल पत्र ही मिलता है, तेज पत्ता ही मिलता है, लेकिन ये 3 in 1 है। एक ट्री से हमें 3 फायदे हैं। और इनका जो इस्तेमाल है, मसालों में सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। पहला फायदा जो रहेगा, इसे तमाल पत्र तेज पत्ता कहा जाता है। और इस ट्री की जो टहनी रहती है, टहनी के ऊपर का जो छिलका रहता है, ये आपको मिलेगी दालचीनी। और तीसरा एक फायदा रहता है, उसका एक फ्रूट रहता है, वो दिख रहा है, जायफल से नागकेश्वर कहा जाता है, नागकेश्वर कहा जाता है। हाँ, ये इस ट्री के आपके 3 फायदे हैं। जब ये ट्री आपके पास कभी भी रहेगा, और ये जब ये तोड़ने लायक जब होता है ना, तो तोड़ने के बाद जो आप दालचीनी निकालते हो या तेज पत्ता तमाल पत्ता निकालते हो, निकाल के जब आप धूप में वगैरह सुखाने के लिए डालते हो ना, तो इसका स्मेल एकदम कम होता है। इसलिए ये कभी भी तोड़ने के बाद ये आपको छाव में डालना है सुखाने के लिए। ये इस ट्री के हमें 3 फायदे, सिनेमन का ट्री है। ओके, आइए आगे। हाँ जब हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे ना 4 बजने के बाद, तो सनफ्लावर ट्यूब के साइड देखिए आपके सामने जो ट्री दिख रहा है ना, ये रुई का ट्री है। रुई का ट्री और मंदार का ट्री, किसी को मालूम है मंदार? मंदार और रुई दिखने में सेम रहते हैं, लेकिन रुई के जो फूल रहते हैं ना, ये पर्पल कलर में रहते हैं, और मंदार के जो फूल रहते हैं ये व्हाइट कलर में रहते हैं। मंदार ये किस भगवान का नाम है? मंदार ये किस भगवान का नाम है? नाही ना मंदार ये गणपति का नाम है मैम। और मंदार आपको जहाँ पे लक्ष्मी का वास रहेगा ना, वहाँ पे आपको मंदार दिखाई देगी। बाकी मंदार आपको कहाँ पे भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन रुई जो है ना, आपको ये कहाँ पे भी दिखाई देगी। और इसके जो पत्ते हैं ना, मारुति के ऊपर उनका एक हार चढ़ाया जाता है, 18 पत्तियों का। हाँ, और जब आपके हाथ पैर में जब सूजन वगैरह आती है ना, ये जो पत्ते हैं ना, ये गर्म करके बांधे जाते हैं। हाँ, और इसका जो मिल्क निकलता है, देखिए चीक बोला जाता है मारुति। जब आपके आंख में वगैरह जब जाता है ना, तो आपकी आंख भी जा सकती है, इतना डेंजर रहता है ये। और इस फूल के पीछे की एक स्टोरी रहती है, एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पे बनाई हुई है, तो आप सुनिए। आप ये जो बीच वाला आपको आकार दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला, ये एक राजा रहता है। और राजा को रहती है 5 क्वीन, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वीन रहती है।
और ये सारे उसके सिपाही है। और जो राजा के जो 2 लड़के रहते हैं ना, वो गुम हो जाते हैं। जो 2 लड़के रहते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो गुम हो जाते हैं तो राजा क्या करता है, पहले उसको जो सिपाही रहते हैं उनको भेजता है ढूंढने के लिए। ये सारे सिपाही निकल जाते हैं बच्चों को ढूंढने के लिए। ये सब जगह पे बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन जो बच्चे रहते हैं उनको नहीं मिलते। ये फिर से राजा के पास आते हैं, बोलते हैं हमें लड़के नहीं मिले। तो राजा क्या करता है, उसकी जो क्वीन रहती है, 5 क्वीन रहती है, उनको भी भेजता है ढूंढने के लिए। ये देखिए सब जा रही है। आपको गणपति जैसा कौन जैसा आकर दिखाई देगा, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ? तो ये 5 क्वीन भी यहाँ से निकलती है राजा के साइड से। और ये भी सभी जंगल भाग में वगैरह जाती है, बच्चों को वगैरह ढूंढती है, पर लेकिन जो बच्चे रहते हैं उनको नहीं मिलते। तो ये फिर से राजा के पास आते हैं, बोलते हैं हमें बच्चे नहीं मिले। तो राजा ये कहाँ पे बैठा रहता है, सिंहासन के ऊपर, टॉप के ऊपर बैठा रहता है। जब राजा भी बच्चों को ढूंढने के लिए निकलता है ना बाहर, तब जो 2 लड़के रहते हैं ना उसके, तो सिंहासन के नीचे छुपे हुए रहते हैं। ऐसे 2 लाइन्स आपको दिखाई देंगे, एक नहीं निकलने चाहिए, 2 ही निकल 2 लाइन से देखे, हाँ छोटी एक छोटा एक बड़ा है। ओके आइए, ये पैसे पाछू आई जब नहीं धागो છે શટ અપ તને આઈ રહ્યું કેશું ના અહીંયા છે કે શું આઈ છે અહીંયા જો અહીંયા આઈ જાઓ રે તમાર બંધ જાઓ કેશું કાંઈ કેશું તો ચાલી